हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के बारे में मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो से पहले वो दोनों वीडियो एक बार आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मान लिया x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अभी हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल क्योंकि हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने जो रैंडम वेरिएबल लिया है x, वो कैसा लिया है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो मान लिया x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, देन अ फंक्शन f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x। तो फिर एक फंक्शन है जो कि कैपिटल F ऑफ x है एंड विच इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, जो कि सभी रियल x के लिए डिफाइन है। और कैसे डिफाइन है कि ये जो हमारा फंक्शन है कैपिटल F ऑफ x, जो कि देता है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। एक फंक्शन कैपिटल F ऑफ x जो कि हमें क्या देता है? प्रोबेबिलिटी देता है रैंडम वेरिएबल x की, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x हो। और ये क्या है? ये हमारे पास है सभी प्रोबेबिलिटी का सम, समेशन pi, सभी प्रोबेबिलिटी का सम। और कौन सी प्रोबेबिलिटी? जहाँ पर xi लेस देन और इक्वल टू x हो। इस रियल नंबर x या इससे छोटे जितने भी xi है, और xi सारे क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ है। तो इस रियल नंबर x या इससे छोटे जितने भी xi है, उन सभी xi की प्रोबेबिलिटी का सम देता है। तो वो हमारे पास हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x। और ये जो फंक्शन f ऑफ x है, जो कि हमें प्रोबेबिलिटी देता है x लेस देन इक्वल टू x पर, ये फंक्शन क्या कहलाता है? ये हमारा फंक्शन कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये जो फंक्शन है वो सभी रियल x के लिए डिफाइन किया जा सकता है। तो दिस फंक्शन f ऑफ x इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यही फंक्शन क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। और इसी फंक्शन को हम कहते हैं कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो ये हमारे पास हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, और 2 कॉइन टॉस किए हैं, और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। तो उसके लिए आपको सैंपल स्पेस हो सकता है कि दोनों कॉइन पर टेल आ जाए, फर्स्ट कॉइन पर टेल और सेकंड पर हेड मिल जाए, या हो सकता हो फर्स्ट पर हेड मिल जाए और सेकंड पर आपको टेल मिल जाए, या फिर दोनों ही कॉइन पर आपको क्या मिल जाए? हेड मिल जाए। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस हो गया उस एक्सपेरिमेंट का। अब हमारे पास ये सैंपल स्पेस आ गया जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब हम देखते हैं कि x एक जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं इस एक्सपेरिमेंट पर, और वो x क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करता है। द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगा कुछ इस तरह से कि हम एक टेबल बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें पहली रो में हम लिखेंगे रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज़ लिखेंगे, और सेकंड रो में हम इस रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है उनकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? अगर आपका रैंडम वेरिएबल डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को इस एक्सपेरिमेंट में, तो आप देखें कि अगर दोनों टेल आ गए तो नंबर ऑफ हेड कितने हो गए? 0। ये टेल और ये हेड, तो नंबर ऑफ हेड कितने हो गए? 1।
अगर पहले पर हेड और दूसरे पर टेल है तो उस केस में भी नंबर ऑफ हेड कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। और अगर दोनों ही हेड आ गए तो हमारे पास इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस रैंडम वेरिएबल x जो कि डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को इस एक्सपेरिमेंट में, उसकी क्या क्या वैल्यू है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ये तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो यहाँ कितने हैं, 4 है। और फेवरेबल केसेस क्या है, एक भी हेड नहीं है, तो उसके लिए कितने फेवरेबल केसेस है, एक केस ही है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 1/4। इसी तरह से एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 4, और एक हेड यहाँ पर भी मिल सकता है, इसमें भी मिल सकता है। तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/4। 2/4 यानी ये हो जाएगी आपकी 1/2। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/2। और दोनों ही हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 4 है और दोनों हेड आने के फेवरेबल केसेस कितने हैं, एक केस है। तो दोनों हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी। तो ये हमने इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है। अब हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जैसा कि हमने देखा कि ये हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन किया जा सकता है। तो ज़रा देखें इसको कि अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रियल वैल्यू 2 के लिए डिफाइन करूँ, रियल वैल्यू कितनी ले लूँ, 2, x की जगह ले लें 2। तो इस पर अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। तो बाय डेफिनेशन ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 या 2 से कम हो। तो 2 या 2 से कम इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो ये 3 वैल्यूज़ है इस केस में कि जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 या 2 से कम रहे। तो अब ज़रा देखें x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, प्लस x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, और प्लस x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। तो ये 1/4 1/4 1/2 प्लस 1/2 इज 1। तो इस x इक्वल टू 2 पर इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसी तरह से अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू रियल नंबर x इक्वल टू 1 पर अगर फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बाय डेफिनेशन ये क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x देगा रैंडम वेरिएबल व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब 1 और उससे लेस क्या क्या पॉसिबिलिटीज है रैंडम वेरिएबल की, 1 और उससे लेस हमारे पास रैंडम वेरिएबल की 2 वैल्यूज है, 0 और 1, लेस देन और इक्वल टू के केस में। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ये 2 ही केस है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, 1 और उससे लेस 0। अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, तो x इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 हो गई, तो ये मैंने 1/4 लिख दिया, प्लस x इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो x इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/2, तो ये 1/2 हो गया। टोटल हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो ये आपके x इक्वल टू 1 पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू है 3/4। अगर इसी तरह से अगर मैं करूं कि अगर 0 पर रियल वैल्यू ले ली मैंने 0, तो 0 पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी,
तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा हमारे पास, दिस गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। 0 या 0 से कम जो भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम देगा। तो 0 से लेस देन तो खाली 0 ही है, लेस देन और इक्वल टू, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से लेस देन तो कोई वैल्यू है नहीं रैंडम वेरिएबल की। तो ये x इक्वल टू 0 हो गया, और x इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। तो ये आपके पास x इक्वल टू 0 पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू हो गई 1/4। अब आप देखें कि हमने कहा था कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x। ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। जरूरी नहीं कि वो रियल नंबर ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ही हो, उसके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू के अलावा भी हम किसी भी रियल नंबर पर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम डिफाइन करना चाहें इसको, यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ये तो हमने देखा था कि इन वैल्यूज़ पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ रही है। अब चूँकि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन कर सकते हैं, भले वो उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस बार डिफाइन कर रहा हूँ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f है वो आप डिफाइन कर लें 2.5 पर। रियल नंबर ले लिया 2.5 जो कि इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नहीं है। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2.5, ये होगा। अब 2.5 और उससे लेस देन x की क्या क्या वैल्यू है, 2, 1 और 0। तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। 2.5 और उससे लेस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या है, 0, 1 एंड 2। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/4, तो ये मैंने लिख दिया 1/4 प्लस x इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 प्लस x इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है तो 1/4, और इन सभी का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो आपने देखा था कि x इक्वल टू 2 पर मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। 2.5 पर भी मेरे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसी तरह से अगर मैं 3.5 भी लूँगा तो भी मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f एट 3.5 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3.5 हो जाएगा। अब 3.5 और उससे लेस, 3.5 और उससे लेस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वही 0, 1, 2 है। तो अगेन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, और उनका सम करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरह 3.5, 4.5, 4.7, 4.9, 5.8 किसी पर भी आप अगर इससे आगे जाके इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू पर अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 ही आएगी। अच्छा, क्योंकि ये फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है तो हम नेगेटिव रियल नंबर भी ले सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि मान लेते हैं मैंने ले लिया -1, मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो वैल्यू है वो अब कैलकुलेट कर रहा हूँ x इक्वल टू -1 पे, तो क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू -1। अब इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू -1 से लेस देन या इक्वल टू रहे, तो -1 से लेस देन तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। -1 या उससे लेस देन तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब ये इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0, क्योंकि ये इवेंट है ही नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर मैं इसको
-2, -3, -4 अगर किसी पर भी डिफाइन करूँगा तो सभी जगह इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो अगर 2 और 2 से ज़्यादा की वैल्यू पर किसी रियल नंबर पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है, और 0 से लेस देन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए -1, -2 अगर किसी पर भी मैं अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू निकाला हूँ तो वो 0 आ रही है। तो ये हमारे पास किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, या जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, और जो कि एक फंक्शन होता है जो हर रियल नंबर के लिए डिफाइन किया जा सकता है, और वो हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी देता है x लेस देन और इक्वल टू x पर उस रियल नंबर या उससे छोटे जितने भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम देता है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहले नंबर पर हम लिख रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है। तो कैसे होती है, तो इसका अगर प्रूफ देखना है तो बड़ा सिंपल है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। यही डेफिनेशन थी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कि द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स gives the probability of random variable x when x is less than or equal to x. अब we know that probability is always between 0 and 1। जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी है तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये अगर प्रोबेबिलिटी है तो ये कहाँ लाई करेगी, ये 0 और 1 के बीच में होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है। और ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू x, ये क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर अ रियल x एफ ऑफ एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि एफ एक्स इज मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो एक मोनोटोनिक और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या मतलब हो गया इसका, मतलब ये हो गया दैट इज़ कि अगर x और y दो रियल नंबर है और y इज़ ग्रेटर देन x, वैल्यू हम x से बढ़ाकर y कर लेते हैं, तो ये इम्प्लाइज करता है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है x पर और ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है y पर, तो x पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट y रहेगी। तो अगर x की वैल्यू रियल नंबर की वैल्यू x से बढ़कर y हो जाती है तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स से बढ़कर या इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको अगर प्रूव करना है तो देखें कैसे करते हैं। ये मान लीजिए ये आपके पास रियल लाइन है और ये आपका x है और ये है y, बिकॉज हमने x इज लेस देन y ले रखा है तो x छोटा है और y बड़ा है। और ये आपकी रियल लाइन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिंस माइनस इनफाइनाइट टू x
माइनस इनफाइनाइट टू एक्स इज सबसेट ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू वाई। ये जो इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट टू एक्स, ये इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू वाई, इस इंटरवल का सबसेट है। अब हम जानते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का, तो फिर हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए होगी वो लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर प्रोबेबिलिटी लगा दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन एक्स एंड इज लेस देन माइनस इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, या इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स, एक्स से छोटे हैं माइनस इनफाइनाइट तक, और ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई। अब बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये जो प्रोबेबिलिटी है एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये क्या बताएगी? ये आपके पास है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रियल नंबर एक्स एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वाई। तो अगर हमने प्रूव किया कि अगर एक्स इज लेस देन वाई है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, या यूँ कहें कि अगर वाई इज ग्रेटर देन एक्स है, तो एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये एक सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। द रैंडम वेरिएबल एक्स इज लाइंग बिटवीन ए टू बी is given by the distribution function at b minus distribution function at a। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे होगा, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे पास है रियल लाइन, ये a है, ये b है। अब देखिए, हमारे पास जो इंटरवल है रैंडम वेरिएबल कहाँ से लाई कर रहा है? ग्रेटर देन तो ए है, ए से तो बड़ा है, तो ए से आगे से यहाँ से शुरू हो रहा है और बी तक है, लेस देन और इक्वल टू बी तक है। तो एक इंटरवल हमें मिल रहा है माइनस इनफाइनाइट टू ए, और एक हो रहा है ओपन इंटरवल ए से लेकर क्लोज इंटरवल बी तक। तो ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट इंटरवल है। तो सिंस माइनस इनफाइनाइट टू ए क्लोज, ए तक, एंड दूसरा जो इंटरवल मैं ले रहा हूँ ओपन ए से आगे से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? बी क्लोज तक, आर डिसजॉइंट। ये दोनों इंटरवल कैसे हैं? डिसजॉइंट इंटरवल है, और इन दोनों का यूनियन, देयरफॉर माइनस इनफाइनाइट टू ए क्लोज यूनियन ए ओपन टू बी क्लोज, ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए, माइनस इनफाइनाइट टू ए एंड ए ओपन टू बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू बी क्लोज तक का इंटरवल हो जाएगा। अब इसमें देखें, दिस इम्प्लाइज, प्रोबेबिलिटी ले लें तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू ए क्लोज्ड यूनियन ए ओपन टू बी क्लोज, इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो कि हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू बी क्लोज। अब ये तो दोनों डिसजॉइंट है, तो इसमें आपका एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि अगर ए और बी
डिसजॉइंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों इंटरवल डिसजॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू बी। इसको मैं लिख रहा हूँ, इसमें मेरा रैंडम वेरिएबल कहाँ लाई करेगा, ए से लेस देन रहेगा, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए रहेगा, ए और ए से लेस, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास हो जाएगा एक्स रैंडम वेरिएबल लाई करेगा, बी पर क्लोज है तो लेस देन और इक्वल टू बी, और ए पर ओपन इंटरवल है तो ए काउंट नहीं होगा, ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पर अगर रैंडम वेरिएबल एक्स है तो वो क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू बी रह जाएगा हमारे पास। अब दिस एम्प्लाइज, ये जो प्रोबेबिलिटी है जो हमें पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी, ये क्या हो जाएगा, ये हम इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, इसको हमने राइट साइड में ले गए वहाँ पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। ये क्या देगा, ये क्या होता है, ये हमारे पास हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट बी, रियल नंबर बी पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देता है, और माइनस ये क्या देगा, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए, ये क्या देगा, ये आपको दे देगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट द रियल वैल्यू नंबर एक्स इक्वल टू ए। तो ये हमारा रिजल्ट था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज lying between a to b is distribution function of b is equal to distribution function of b minus distribution function at a। इस सिमिलर कुछ रिजल्ट्स है, हम वो भी यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं कि जैसे देखें कि यहाँ तो ये लेस देन है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ये लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ तीन और केस बन सकते हैं। जैसे अगर हम पता करना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी, इस केस में क्या होगा देखिएगा। तो ये जो आपका इंटरवल है, इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है उसमें यहाँ लेस देन ही है और यहाँ लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू दोनों आ गए थे, यहाँ से एक पॉइंट ए वाला वो हटा देते हैं, वो प्रोबेबिलिटी हटा देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए को अलग कर दिए, क्योंकि ये पॉइंट फिर डिसजॉइंट हो जाएगा बाकी वाले इंटरवल से, तो फिर हम उसको एडिशन लॉ से हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इसको कि ये जो पॉइंट था एक्स इक्वल टू ए, वो इस बाकी ए से लेकर बी तक का से डिसजॉइंट पॉइंट है, तो उसको अलग कर लिया, प्लस और बाकी क्या बच जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी कर दिया। मतलब ये है कि आप ये देखिए, ये रियल लाइन है, ए टू बी है, इस बार हमारा रैंडम वेरिएबल ए से लेकर बी तक लाई कर रहा है, तो इसमें से मैंने क्या किया है, ए पॉइंट को तो अलग कर लिया है और ये ओपन इंटरवल आ गया ए टू क्लोज इंटरवल बी तक, और ये दोनों डिसजॉइंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस यूनियन दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन ए टू बी, तो वो हमने डायरेक्ट लिख दिया है इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो गया। तो इसको भी हम इसकी हेल्प से इवेलुएट कर सकते हैं। इस तरह से एक केस ये हो जाएगा कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज स्ट्रिक्टली लाइंग बिटवीन ए एंड बी। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, यहाँ तो हमें चाहिए इक्वलिटी, और ये तो हमारा लेस देन है ही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेम है, यहाँ पॉइंट बी ऐड कर लें और उस पॉइंट बी को वापस
माइनस भी कर लें उस इंटरवल के फॉर्मेशन में हम देखेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू बी। तो इस इंटरवल में मैंने बी पॉइंट ऐड कर लिया है, तो इसको मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को वापस मैं माइनस भी कर लेता हूँ। इस पॉइंट को यहाँ से वापस हटा भी देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वही एफ बी माइनस एफ ऑफ ए है और माइनस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू बी हो गया। तो इसका वैल्यू भी इवेलुएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और एक पॉसिबिलिटीज हमारे पास और हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी, इधर लेस देन और इक्वल टू है और उधर स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो इस केस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ तो हमें इक्वलिटी को हटाना है और इधर हमें इक्वलिटी लाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से इक्वलिटी हटाना, तो इस पॉइंट को आप बाहर ले लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी को, ये मैंने हटा दिया। तो अब ये क्या बचेगा, ये बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स। और यहाँ आपको इक्वलिटी लानी है तो बी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को इसमें ऐड कर लें। तो ये बी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को मैंने इसमें ऐड कर लिया और वापस इस एक्स्ट्रा टर्म को मैंने माइनस भी कर लिया। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस ये क्या है, ये हमारा वही एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू बी। तो ये सारी ही वैल्यू इस एक रिजल्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन ए टू बी इज एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वेयर एफ बी एंड एफ ऑफ ए आर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट बी एंड ए। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसकी वैल्यू एट माइनस इनफाइनाइट, द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स। ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। तो इस दैट इज़ इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली स्मॉल। और एफ ऑफ इनफाइनाइट जो होता है, द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगी, उसको हम लिख सकते हैं एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू 1, दैट इज एफ ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1 फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली लार्ज। तो ये दोनों चीज़ें हम उस एग्ज़ाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं जो हमने किया था शुरुआत में कि 2 कॉइन टॉस कर रहे थे और उसमें हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमारे पास 0, 1 और 2 थी नंबर ऑफ हेड्स की। और इस एग्ज़ाम्पल में जब हमने प्रोबेबिलिटी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने फाइंड आउट किया था, तो जब भी हम उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू -1, -2, -3 और भी इसको लोअर करते जाएं तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। तो x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पर इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। और हमने साथ में ये भी देखा था कि 2 पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। 2.5, 3.5, 4.5, 4.7, 9.8 इन किसी पर भी आप कैलकुलेट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो जो जो x की वैल्यू बढ़ेगी इनफाइनाइट की तरफ तो उस समय डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x is 1 for sufficiently large x and the value of distribution function f of x is 0 for sufficiently small x। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी और हो गई। और इसके साथ हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, 5th प्रॉपर्टी। उसमें हम लिखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी वैल्यू
कांस्टेंट ही रहती है एफ ऑफ एक्स आई इन इंटरवल एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन। इस इंटरवल में अगर रैंडम वेरिएबल एक्स आई से लेकर एक्स आई प्लस वन के बीच इंटरवल में रैंडम वेरिएबल है तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, एफ ऑफ एक्स आई ही रहेगी। और एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक्स आई पर जो वैल्यू है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई प्लस वन के इक्वल हमारे पास रहेगी। तो इस चीज़ को तो हम इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई प्लस वन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट एक्स आई प्लस वन इज़ व्हाट दिस गिव्स बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू आई प्लस वन। यही डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। और ये आपको दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू आई प्लस वन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स आई तक, एक्स आई तक की प्रोबेबिलिटी का सम प्लस, क्योंकि ये क्या है आई प्लस वन तक की प्रोबेबिलिटी का सम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स आई तक की प्रोबेबिलिटी का सम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगी आई तक की प्रोबेबिलिटी का सम और आई प्लस वन की प्रोबेबिलिटी ऐड कर ली तो टोटल कितनी हो जाएगी आई प्लस वन तक की प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट एक्स आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई प्लस वन। तो ये रहेगा कि अगर किसी पॉइंट आई प्लस वन, एक्स आई प्लस वन पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो, और अगर आपको एक्स आई पर आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आपको पता है तो आप क्या कीजिए, उस एक्स आई पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू है उसमें आप आई प्लस वन, जो एक्स आई प्लस वन पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट एक्स आई प्लस वन हो गया। और इधर यहाँ पर ये है कि एक्स आई और एक्स आई प्लस वन दो पॉइंट के बीच में जहाँ पर भी रैंडम वेरिएबल होगा वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे वो जो एग्जांपल था उसमें हमने देखा, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू थी 0, 1 एंड 2। तो 1 पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू आ रही थी तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 अप टू 1.9 तक चले जाएंगे तो भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। ये देखें, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है कि 1 पर जो भी आपके पास इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो वैल्यू आई है, अब अगर आप 1.1 पर निकालेंगे, 1.2 पर, 1.3 पर कैलकुलेट करते जाइए, 1.9 तक कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू है वो वही रहेगी जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू है। वैल्यू कहाँ चेंज हो जाएगी 2 पर जाके, एफ ऑफ 2 पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू वो सडन जंप कर जाएगी। और फिर आगे चलेंगे तो 2.1, 2.3, 2.4 उन सभी पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू वही रहेगी जो एफ ऑफ 2 पर वैल्यू है। वापस वैल्यू कहाँ रहेगी, तो चेंज कहाँ होगी 3 पर जाके चेंज होगी। हालांकि 3 इसका पॉइंट नहीं है, इसमें इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अगर दो डिस्क्रीट पॉइंट है तो उसके बीच में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और वो इस पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसकी वैल्यू के, एक्स आई पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी वैल्यू के बराबर रहता है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पर बेस्ड कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।